क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर सेकंड इकोनॉमी एंड सोसाइटी। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही डिपेंडेंट थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। फ्रांस और जर्मनी में खेती पर लोग लगभग 40 से 50% लोग ही निर्भर हुआ करते थे। उस समय उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों के वर्कशॉप में साथ साथ बड़े बड़े कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेज़ी से बढ़ा था। इन कारकों के चलते ही सालों रूस में कोयला उत्पादन भी दोगुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूर संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। ज़्यादातर कारखाना उद्योगपति की निजी संपत्ति थी। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता था और काम की पाली घंटे में बटी हुई होती थी। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में कामयाब नहीं होते थे। कारीगरों को इकाइयों में वर्कशॉप में काम करनी पड़ती थी। 15 घंटे तक जो खींच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर के आमतौर पर 10 से 12 घंटे ही काम करने का नियम थे। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग एक धातु मजदूर ने कहा था कि धातु कर्मी मजदूर में खुद को मानते हैं। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत होती है। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम ही वेतन मिलता था। मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बनाए दिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत ही कम थे। इसके साथ साथ देखा जाए तो इसके साथ साथ जब किसी नौकरी से निकाल दिया जाता था या मालिक की कोई शिकायत होती तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर दिया करते थे। 1896 से लेकर 97 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 से धातु के उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी होती रहती थी। देहात के ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा होता था। मजदूर की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अफवाह को छोड़ दिया जाए तो सामंतों और नवाबों को बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा के लिए उन्हें दी गई थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के किसान ने केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। इसके विरुद्ध रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों को ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। बहुत दफा लगान भी पहुंचा चुके थे, लेकिन कई जगह जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिण रूस में ऐसी घटना बड़े पैमाने पर घटी थी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थी। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार को ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांट दिया करता था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सोशलिज्म इन यूरोप, रूस में समाजवाद, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।